हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल साइंस एज इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। एलमंड ने जो कहा था, या फिर इसको कह सकते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू एलमंड। एलमंड पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू एलमंड कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। वो भी यही कहते थे, जैसा पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया डेविड ईस्टन वाली, कि इनपुट्स को आउटपुट्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें उन्होंने दिया है इनपुट फंक्शंस। तो इनपुट में क्या क्या काम होता है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर? इनपुट फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय नॉन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा। तो उनका ये मानना था कि जो इनपुट फंक्शंस है वो कौन कौन परफॉर्म करता है? नॉन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स लाइक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो परफॉर्म करती हैं, या प्रेशर ग्रुप्स हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ये सारे के सारे परफॉर्म करते हैं। वी कैन क्लासिफाई दीज इनटू फॉलोइंग 4 टाइप्स। तो इन्होंने इसके बारे में 4 के बारे में डिटेल डिस्कशन की है। नंबर 1, political socialization and recruitment, very important. Political socialization is that process by which the values and beliefs of the people are formulated and they are incorporated into states पॉलिटिकल कल्चर। उनका ये मानना था पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो वैल्यूज एंड बिलीव्स हैं वो लोगों के बीच में डाले जाते हैं और उनको फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि पॉलिटिकल कल्चर एक अच्छा कल्चर फैले। अकॉर्डिंग टू एलमंड एंड पॉल, तो वो क्या कहते थे, उसकी एक डेफिनेशन दी हुई है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज दैट प्रोसेस बाय विच पॉलिटिकल कल्चर इज मेंटेन्ड एज वेल एज चेंज्ड। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलिटिकल कल्चर को मेंटेन किया जाता है, आपस में पॉलिटिकल बहस बहसाई की जाती है और इस कल्चर को मेंटेन के साथ साथ चेंज भी किया जाता है। टाइम टू टाइम तो चेंज होता ही रहता है। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज अ रेगुलर प्रोसेस विच गोज ऑन कंटिन्यूसली। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक रेगुलर प्रोसेस है जो लगातार चलता रहेगा। Political culture undergoes a change in accordance with the situations, as a result of which political process of socialization continues. तो ये जो पॉलिटिकल कल्चर है ये लगातार चेंज होता रहता है, सिचुएशन टू सिचुएशन अलग अलग होता रहता है, और पॉलिटिकल कल्चर में टाइम एंड सिचुएशन के हिसाब से जो चेंजेस आते हैं, इसी हिसाब से चेंजेस के चलते चलते ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है ये भी कंटिन्यू रहती है। द पॉलिटिकल पार्टीज लिखना था यहाँ पे, रुको 2 मिनट, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज, स्पीड में कभी कभी हो जाता है। द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, न्यूज़पेपर्स एंड अदर सिमिलर organizations continues to keep the people well informed about the achievements and failures of the government through their forums and expressions by way of which political socialization continues to take place। तो इसमें ये बताया गया कि पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे प्रेशर ग्रुप्स हों, चाहे न्यूज़पेपर्स हों या अदर ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो लोगों को लगातार इन्फॉर्म करती रहती हैं कि रूलिंग गवर्नमेंट या पॉलिटिकल सिस्टम में ये चीज़ें बुरी हो रही हैं, ये गवर्नमेंट के फेलियर्स हैं। तो लोगों का जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है उसको लगातार मोटिवेट करती रहती हैं कि ये वाला अच्छा काम है, ये वाला बुरा काम है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो तो यही कहेगी कि अच्छा काम हो रहा है, और जो अपोजिशंस हैं वो यही कहेंगे कि ये सब बुरा हो रहा है। और जो न्यूज़पेपर्स हैं या जो मीडिया है वो एक अपना रोल प्ले करता है। आजकल का मीडिया क्या रोल प्ले करता है वो तो आपको पता ही है। खैर, तो मीडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है लोगों के बीच में सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन को फैलाने के लिए। ठीक है, ये चीज बताई गई है इधर। द पेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन हाउएवर डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस टाइप की है उस पर डिपेंड करता है कि कितने तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है। देयर इज a greater degree of political socialization in a democratic government because a democratic government affords a larger measure of freedom for the expression of views and for forming the political organizations and associations। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे तेजी से जो है ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है, और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाती है लोगों को। लोग अपने हिसाब से पॉलिटिकल पार्टीज या एसोसिएशंस बना सकते हैं और अपना एक्सप्रेशन दे सकते हैं, अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स या डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके अंदर ये जो सोशलाइजेशन का प्रोसेस है वो अच्छा रहता है। ठीक है, ऑन द कंट्रेरी, दूसरी तरफ देखें, द पेस ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियनिज्म, मतलब जहाँ पे डिक्टेटरशिप फैली हुई है वहां पे कंपैरेटिवली स्लो होता है, बिकॉज पीपल डू नॉट हैव पॉलिटिकल फ्रीडम इन
द डिक्टेटरशिप्स, वहां पे लोगों को फ्रीडम्स तो होती नहीं, उनको अपने हिसाब से काम नहीं करने दिया जाता, तो ये जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का जो चेंज होने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है. बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज नो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इन डिक्टेटरशिप एट ऑल. ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप में कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती ही नहीं है, होती है. अब जो डिक्टेटर कंट्रीज हैं वहां पे भी तो कुछ ना कुछ राजों के खिलाफ या राजे महाराजों के खिलाफ चलता ही रहता है ना. तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इज यूनिवर्सल दाउ इट वेरीज इन डिग्री. तो ये तो हर एक कंट्री में होगी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, बट इसकी डिग्री जो चेंज है वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. इट मे बी फास्ट समवेयर एंड स्लो समवेयर रिस्पेक्टिवली. कहीं ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन तेज होगी जहां पे डेमोक्रेसी है, और जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे स्लो हो जाएगी. Along with political socialization, recruitment also continues to take place in the political system. Political socialization के साथ साथ political recruitment भी काफी important role play करती है political system में. इसका मतलब क्या होता है? It implies assigning of different roles for different purposes. मतलब लोगों के ऊपर डिफरेंट रोल्स जो है उनको असाइन करना, ताकि उनको डिफरेंट एक काम करने का एक वो मिल जाए. ठीक है. न्यू इनकम्बेंट्स आर रिक्रूटेड or inducted in to fulfill in the to fill the vacancies caused by the resignation or retirement or death or removal or transfers of the persons formerly holding the office. Simple words में, नए जो existing बंदे हैं जब वो अपनी जगह छोड़ के जाते हैं, कोई वजह हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है, डेथ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनकी जगह जो खाली स्पेसेस है, उनकी जगह जो नए बंदे आएंगे उनको पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कहा जाता है. तो पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट. के इंटरेस्ट क्या है? मान लो आप स्टूडेंट लीडर बन गए, तो आपका इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ है, आप उसकी तरफ चले गए. समझ की बात? आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी पॉपुलैरिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, करिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, या इन्फ्लुएंस कर सकते हो आप, कास्ट, रिलीजन या हेरिडिटरी फोर्सेस, ये सारी की सारी चीजें असर डालती हैं कि हमारी पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट कहाँ होती है. अब जैसे जो लेफ्टिस्ट है, अगर आप एक लेफ्टिस्ट फैमिली में बॉर्न होते हो, आपकी थिंकिंग लेफ्टिस्ट है, या फिर आपने लेबर मूवमेंट के बारे में पढ़ा है बहुत ज्यादा, तो आपकी लेफ्टिस्ट अप्रोच होगी, तो आप लेफ्ट पार्टीज को सपोर्ट करने लग जाओगे. और अगर आपकी राइटिस्ट मतलब कैपिटलिस्टिक अप्रोच है, तो आप राइटिस्ट को सपोर्ट करने लग जाओगे. तो कई फैक्टर्स हैं जो मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप कौन सी जो पॉलिटिकल पार्टी है, कौन से पॉलिटिकल सिस्टम में, या कैसे पॉलिटिकली रिक्रूट होते हो. ठीक है. तो नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम द पीपल हैव सम डिमांड्स, इंटरेस्ट और गोल्स. हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों की कुछ ना कुछ डिमांड होती है, कुछ इंटरेस्ट होते हैं और कुछ मकसद होते हैं. इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज अ वे फॉर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी टू एक्सप्रेस देयर नीड्स टू अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कि मेंबर्स अपनी जो वांट्स हैं या नीड्स हैं उसको कैसे गवर्नमेंट के सामने एक्सप्रेस करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज द डिसीजन मेकिंग function of the government is performed keeping in view these demands or interest. Otherwise these interests will not be genuinely taken care of and fulfilled. तो लोगों के जो जनरल इंटरेस्ट है, जब भी सरकार कोई डिसीजन मेकिंग ले रही होती है, कोई रूल बना रही होती है, कोई लॉ बना रही होती है, तो आम लोगों का जो डिमांड्स और इंटरेस्ट है उनको दिमाग में रखती है. अगर वो नहीं रखेगी, अपने हिसाब से काम करेगी, तो अगली बार तो वो लोग चुनेंगे ही नहीं ना. या फिर अगर डिक्टेटरशिप है तो फिर रिवोल्ट हो सकता है. फॉर द स्मूथ प्रोसेस ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इट इज रिक्वायर्ड दैट ऑल द different opportunities and forums are provided and no suppression is allowed. तो अगर हमें अच्छा स्मूथ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन चाहिए, तो हमें लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और डिफरेंट फोरम्स खोलने पड़ेंगे जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज दें और लोगों को बताएं कि इस तरीके से सरकार करना चाहती हैं, आपके क्या विचार हैं या आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं इस पॉइंट पे. तो लोगों के इंटरेस्ट्स भी हमने रखने हैं दिमाग में अगर अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम चलाना है. इफ द पीपल आर डिनाइड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स दे आर बाउंड टू रिजॉर्ट टू रेवोल्यूशनरी मेथड्स विच विल प्रूव हार्मफुल. अगर उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स नहीं होंगे, तो वो रेवोल्यूशनरी मेथड्स लगाएंगी, मार कटाई करेंगी एक दूसरे से. अगर उनको प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है तो फिर ऐसे ही चलेगा ना. समझ की बात. वी कैन in no way keep the interest articulation suppressed for a long period. अब जैसा कि आपने देखा है डिक्टेटरशिप में लॉन्ग पीरियड तक इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन को दबा के रखा जाता है, लोगों की डिमांड्स को दबा के रखा जाता है, इस वजह से वहां एकदम से रिवोल्ट हो जाता है, खून खराबा हो जाता है. इन डिक्टेटरशिप इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज केप्ट
suppressed. Hence there is a greater chances of revolt in dictatorship. तो डेमोक्रेसी में ऐसा कम देखा जाता है, ठीक है। अब आ जाता है मीन्स ऑफ इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन के मीन्स क्या है, किस तरीके से हम लोगों के इंटरेस्ट को देख सकते हैं। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फाइंड्स इट्स आउटलेट्स इन द रिटन पिटिशन, कि जो गवर्नमेंट्स को रिटन पिटिशंस जाती हैं लोगों की, या पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स में देखा जा सकता है, या प्रोटेस्ट मीटिंग्स हैं या स्ट्राइक्स हैं, उसमें देखा जाता है कि लोग ये चाहते हैं, उनके इस हिसाब से काम करना चाहिए। समटाइम्स in the process of interest articulation, violent methods such as damaging or setting to flame public property, taking out the violent demonstration etc. are resorted to. तो कभी कभी ये देखा गया है कि पीसफुल मीटिंग्स या पीसफुल धरने जो होते हैं, पीसफुल प्रोसेशंस जो होते हैं, उनके अलावा तो इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कभी कभी भयानक रूप ले लेती है, डरावना रूप ले लेती है। जैसे कि वायलेंट जो है प्रोसेशंस, तोड़ फोड़ करते हैं लोग, जा जाके जो रैलियां वगैरह निकालते हैं उसमें, या पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं या मार कटाई करते हैं, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। समझ की बात। तो ये बताया है कि ये दो तरीके हैं जिनसे इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट एग्रीगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। द डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स क्लेम upon the political system different demands for their fulfillment. डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम से ये डिमांड्स है और हमारी डिमांड्स को इस तरीके से फुलफिल किया जाए। एग्रीकल्चरिस्ट अपनी डिमांड लाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी डिमांड लाते हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं वो अपनी डिमांड्स लेके आते हैं। तो डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स अपने अपने हिसाब से अपनी डिमांड्स को रखता है पॉलिटिकल सिस्टम के आगे। एज सच द प्रोसेस by which all the different demands are combined or aggregated and common policies for their realization are evolved is known as इंटरेस्ट एग्रीगेशन। अब पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है, जितने भी डिफरेंट जो इंटरेस्ट पार्टीज हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो जब भी आते हैं तो गवर्नमेंट ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाती है ताकि उन सब का इंटरेस्ट, मतलब मैक्सिमम का इंटरेस्ट जो है वो पूरा हो जाए। जैसे इस प्रोसेस को हम इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं, कि ऐसे काम करना कि सारों के इंटरेस्ट को इकट्ठा करके एक काम कर देना, ठीक है। एलमंड एंड पॉल ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया, द फंक्शन ऑफ कन्वर्टिंग डिमांड्स इनटू जनरल पॉलिसीज ऑल्टरनेटिव्स इज कॉल्ड इंटरेस्ट एग्रीगेशन। मतलब उन्होंने कहा था कि जब हम कन्वर्ट कर देते हैं सारों की डिमांड्स को जनरल पॉलिसीज में, तो इसको इंटरेस्ट एग्रीगेशन कहते हैं। इंटरेस्ट एग्रीगेशन ऑक्युपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द पॉलिटिकल सिस्टम बिकॉज विदाउट एग्रीगेशन ऑफ द डिफरेंट इंटरेस्ट द सूटेबल कॉमन पॉलिसी कैन नॉट बी फ्रेम्ड। तो इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर सबका इंटरेस्ट को इकट्ठा नहीं देखेंगे तो एक सूटेबल पॉलिसी बनानी काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक की फेवर में जाएगी, दूसरे के अगेंस्ट जाएगी। इन दिस प्रोसेस पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ डिफरेंट रोल। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी जो सिग्निफिकेंट रोल, मैं डिफरेंट रोल कह गया, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। दे फ्रेम out a general acceptable program keeping in view the different interest of the various castes, communities and sections। तो जो political parties हैं, जो ruling party होती है, वो हर एक community जो है या caste या religion या sections है, उसके interest को aggregate करके नई नई policies बनाती हैं ताकि किसी को नुकसान ना हो। Legislature as well as executive also promote the interest aggregation। तो interest aggregation को ये भी प्रमोट करते हैं कि सबके इंटरेस्ट को इकट्ठे लेके चलना है। अगर एक की फेवर में चल गए तो बाकी तो लोग रिवोल्ट कर देंगे ना। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन वी मीन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। पॉलिटिकल सिस्टम हैज टू रिलाई ऑन इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ पॉलिसी फ्रेमिंग। तो जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसको इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन पे भी जो है डिपेंड रहना पड़ता है अगर इसे पॉलिसी बनानी। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन क्या होता है, मैंने भी ऊपर पॉइंट्स में बताया। अ हेल्दी इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन द सूटेबल मीन्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन आर अवेलेबल। अगर कम्युनिकेशन के मीन्स अवेलेबल होंगे तभी तो सरकार को पता लग पाएगा कि लोगों को चाहिए क्या। समझ की बात। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इंटरलिंक्स द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एज वेल एज द अदर नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो लिंक करती है कि जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है उनको नॉन गवर्नमेंटल सिस्टम से लिंक करती है ताकि सरकार को लगातार पता लगता रहे, कम्युनिकेशन होती रहे कि लोगों को क्या चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट the proper information regarding the activities and demands of one or the other group also exists। तो इसी तरीके से सरकार को इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कितने कितने ग्रुप्स हैं और उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं और उनकी कैसे कैसे डिमांड्स एग्जिस्ट करती हैं और कैसे कैसे उनको पूरा करना है। इन दिस वे पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रूव्स helpful to the political system in the policy framing। तो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के बगैर पॉलिसी फ्रेमिंग सरकार के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सरकार को पता ही नहीं लगेगा कि नीचे वाले लोग क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। If
this political communication is snapped, it results in dangerous consequences. अगर पॉलिटिकल ये जो है कम्युनिकेशन उसको बंद कर दिया जाए, सरकार अपनी मर्जी से काम कर रही है, पॉलिटिकल सिस्टम अपनी मर्जी से चल रहा है और नीचे जो भी हो रहा है उसका कोई कम्युनिकेशन गैप है, तो इसका जो रिजल्ट्स हैं वो काफी बुरे निकलेंगे. इन सच सिचुएशंस गवर्नमेंट विल लूज टच विद द जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट एंड द कम्युनिकेशन गैप विल गो ऑन वाइडनिंग. तो जब सरकार को पता ही नहीं लग रहा कि लोगों को क्या चाहिए, तो कम्युनिकेशन सरकार के और लोगों के बीच में काफी ज्यादा हो जाएगा, विच एट एनी टाइम कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेवोल्यूशन. तो क्या पता सरकार के खिलाफ रेवोल्यूशन हो जाए उस केस में. इसीलिए हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में सरकार ये चाहती है, अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम में, कि कम्युनिकेशन बना रहे. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. ये एक टू वे प्रोसेस है. ऑन द वन हैंड द गवर्नमेंट वांट्स टू नो व्हाट द पीपल एक्चुअली वांट. तो एक तरफ तो सरकार ये चाहती है कि सरकार को ये पता लगे कि लोगों को क्या चाहिए. ऑन द अदर हैंड इट वांट्स टू कम्युनिकेट टू द पीपल द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय इट फॉर द प्रमोशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ देयर इंटरेस्ट. दूसरी तरफ सरकार चाहती है कि लोगों की तरफ भी वो कम्युनिकेशन जाए कि सरकार ने उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए क्या क्या पॉलिसीज बनाई हैं. ठीक है. विद इट्स फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल मीन्स द प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन गोज ऑन कंटिन्यूसली. तो फॉर्मल तरीके भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर दो, गवर्नमेंट को लेटर्स वगैरह लिख दो. इनफॉर्मल तरीके भी होते हैं. ठीक है. जिससे सरकार जो है, ये जो टू वे कम्युनिकेशन है ये चलती रहती है. द पीपल ऑल्सो विश टू नो व्हाट द गवर्नमेंट इज डिलीवरिंग टू देम एंड द गवर्नमेंट इक्वली वांट्स टू नो व्हाट द पीपल एक्सपेक्ट. तो गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि उससे पता लगे कि लोगों को क्या चाहिए, और जो क्या कहते हैं लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि सरकार को पता लगे कि मतलब हमें क्या क्या चाहिए. तो मतलब गवर्नमेंट भी चाहती है कि मतलब लोगों को जो वो डिलीवर कर रही है, लोग उसके बारे में पता हो कि सरकार क्या क्या कर रही है. मतलब टू वे कम्युनिकेशन है. इसके लिए क्या है, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डिस्कशंस या पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस प्रोसेस के लिए. पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हैज गेन्ड so much importance that even the states which have governments with unlimited powers cannot ignore it. तो political communication इतनी important चीज है कि even dictators जो हैं आजकल वो भी इसको ignore नहीं कर पाते. ठीक है. आपने देखा होगा कि जैसे ही डिक्टेटर को लगता है कि भाई रिवोल्ट होने वाला है, जैसे सऊदी अरब में उनको लगा भाई रिवोल्ट होने वाला है, उन्होंने लेडीज को भी जो है कार ड्राइविंग की परमिशन दे दी और थोड़ा सा लिबरल माहौल कर दिया ताकि लोग उसी में बिजी हो जाएं. ठीक है. इवन इफ these states, notwithstanding the state control on the means of communication is immense, and the government through its secret agencies continue to access the public feelings and tries to communicate to the people its policies. तो यही है कि जो सरकार है वो भी जो जो काम करती है लोगों को कम्युनिकेट करती रहती है कि हम आपके भले के लिए ये कर रहे हैं, और लोगों से जो है वो काफी ज्यादा जो कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्रू जो लोग डिमांड करते हैं या जो लोगों की डिमांड्स है वो भी पता लगातार लगाती रहती है. तो ये तो थे इनपुट फंक्शन. नेक्स्ट आ जाते हैं आउटपुट फंक्शंस. These are the functions of the government. ये भी एक गवर्नमेंट के फंक्शंस है. The output functions of the political system are rule making, rule application, rule adjudication, etc. etc. जो मैंने नीचे डिस्कस किए हुए हैं. इन्होंने सिर्फ 3 के बारे में बताया था. वैसे तो अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखें तो आउटपुट फंक्शंस बहुत सारे, मगर जो इन्होंने बताए थे वो है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन. दीज आर डिस्कस्ड एज अंडर. तो इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा. रूल मेकिंग फंक्शन, जो भी डिमांड्स हैं उसी के हिसाब से सरकार ने रूल्स रेगुलेशंस बनाने हैं ना. ठीक है. रूल्स आर नेसेसरी टू डिटरमिन द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल्स. विदाउट देम एनार्की विल प्रिवेल इन द सोसाइटी. जो रूल्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपस में लोगों के, इंडिविजुअल्स के या फिर सरकार के साथ या फिर कंपनीज के आपस में क्या रिलेशन रहेंगे ये रूल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है. अगर रूल्स नहीं होंगे तो सोसाइटी में एनार्की फैल जाएगी. द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम इज दस रूल मेकिंग. तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन पॉलिटिकल सिस्टम का रूल मेकिंग ही है. न्यू रूल्स आर फ्रेम्ड टू कोप विद द चेंजिंग सिचुएशंस एंड नीड्स, एंड ऑल्सो if need arises the old rules are repealed. नए नए रूल्स आते हैं, पुराने में चेंजेस आते रहते हैं या पुराने खत्म भी हो सकते हैं. समझ की बात. दिस फंक्शन इज नोन एज लॉ मेकिंग और लेजिस्लेटिव फंक्शन, एंड दिस इज परफॉर्म्ड बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर. तो ये इस रूल मेकिंग फंक्शन को, लॉ मेकिंग फंक्शन को लेजिस्लेटिव फंक्शन कहा जाता है, और इसे लॉ मेकिंग भी कहा जाता है, रूल मेकिंग भी कहा जाता है, और ये ज्यादातर पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर बनाता है डेमोक्रेसीज पे. एलमंड regards it as more appropriate to make use of the term rule making. एलमंड ने जो रूल मेकिंग जो वर्ड है वो ज्यादा यूज किया in place of law making, because law making function restricts
the functions of political system to specific extent, whereas the rule making function widens the scope of political system. उनका ये मानना था कि जो रूल मेकिंग है इसका जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो स्कोप है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और जो लॉ मेकिंग है उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक है, मतलब उसका जो स्कोप है वो इतना ज्यादा नहीं है जितना रूल मेकिंग का है। ठीक है, मगर आम लैंग्वेज में हम कह देते हैं लॉ मेकिंग रूल मेकिंग एक ही बात है, मगर उन्होंने कहा था कि रूल मेकिंग कहना चाहिए, लॉ मेकिंग नहीं कहना चाहिए, क्योंकि लॉ मेकिंग जो है वो काफी रिस्ट्रिक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, और रूल मेकिंग जो है काफी कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है। सेकंड में उन्होंने कहा था रूल एप्लीकेशन फंक्शन। रूल्स बन तो गए हैं और उनको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना। रूल्स हाउएवर गुड लूज देयर यूटिलिटी इफ दे आर नॉट प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। अगर रूल्स को इंप्लीमेंट ही नहीं किया, लागू ही नहीं किया, तो रूल्स बनाने का फायदा क्या। पॉलिटिकल सिस्टम देयरफॉर नॉट ओनली डिस्चार्जेस द फंक्शन ऑफ रूल मेकिंग बट ऑल्सो ऑफ रूल एप्लीकेशन। तो पॉलिटिकल सिस्टम का सिर्फ यही काम नहीं है कि रूल बना ले, उसका ये भी काम है कि रूल को एप्लीकेशन करे, रूल को लागू करे। द फंक्शन ऑफ रूल एप्लीकेशन इज कैरिड आउट बाय द सिविल सर्वेंट्स। तो ये करता कौन है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं। द ट्रेडिशनलिस्ट्स regarded the rule application function as executive functions। तो जो ट्रेडिशनलिस्ट थे, जो क्लासिकल जो थ्योरिस्ट थे, उनका ये मानना था कि ये जो काम है उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहा जाता है। प्रॉपर, क्योंकि इंप्लीमेंट कर रहे हैं ना रूल। प्रॉपर स्ट्रक्चर्स आर thus necessary in political system for the purpose of rule application because these structures prove helpful in maintaining the impact of political system। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है वो काफी जरूरी है। अगर प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाएगी, पॉलिटिकल सिस्टम में स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे, तो टाइम टू टाइम ये जो रूल जो सरकार या पार्लियामेंट बना रही है उसको इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस पॉइंट में ये था कि रूल को इंप्लीमेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है रूल एडजुडिकेशन फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। The rules may, however, be good or stringent, but there remains the possibility of their breach। कितने भी स्ट्रिक्ट या अच्छे रूल्स क्यों ना हो, मगर लोग उन रूल्स को ब्रीच कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं या मानने से इनकार कर सकते हैं। If the adequate mechanism to punish the violators या violation of rules does not exist, each individual will violate the rules and will also interpret them according to his personal convenience। अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं होगा जिससे उन लोगों को पनिश किया जाए जो रूल तोड़ते हैं, तो हर एक बंदा रूल मानने ना मानने कोई पता नहीं। ज्यादातर बंदे तो रूल नहीं मानेंगे, या फिर ज्यादातर बंदे वो जो रूल्स बने उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। समझ गए बात, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रूल को मोल्ड कर लेंगे। पॉलिटिकल सिस्टम thus performs the function of rule adjudication। तो पॉलिटिकल सिस्टम का ये काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि वो रूल एडजुडिकेशन का फंक्शन भी जो है वो अच्छे से निभाए। रूल्स आर फर्स्टली इंटरप्रेटेड, रूल्स को इंटरप्रेट किया जाता है सबसे पहले, एंड दोज who violates them are punished। तो रूल्स के साथ साथ बताया होता है कि ये रूल है, ऐसे ऐसे है, और अगर कोई नहीं मानता तो उसको इतनी सजा होगी। Here it is necessary to examine before awarding punishment that particular rule has been infringed and if infringed and if infringed whether it has been infringed intentionally or accidentally। तो ये देखा गया कि रूल की इन्फ्रिंजमेंट हुई है कि नहीं हुई। अगर हुई है तो इंटेंशनली हुई है या एक्सीडेंटली हुई है। ये पूरा का पूरा जो रूल एडजुडिकेशन का जो तरीका है उसमें ये देखा जाएगा। आफ्टर हैविंग अराइव्ड एट दिस फैक्ट एन इंडिविजुअल इज अवॉर्डेड रीजनेबल पनिशमेंट। उसके बाद जो इंडिविजुअल है उसको जो भी पनिशमेंट बनती है रूल तोड़ने की वो दी जाएगी। बिसाइड्स देयर अराइजेस sometimes a dispute over meanings of rules and in such a situation the rules have been interpreted clearly। तो कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो रूल्स हैं उनको इंटरप्रेट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लैंग्वेज या मीनिंग उसका अलग अलग लिखा जा सकता है। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूल्स को अच्छे से क्लियरली इंटरप्रेट किया जाए। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट दिस वॉज रिगार्डेड एज द जुडिशियल फंक्शन। तो ये जो रूल एडजुडिकेशन का काम है ये एक जुडिशियल फंक्शन है जो जुडिशरी करती है। There may be a provision of punishment for the rule violators within the framework of rule। Even then, it is necessary to examine as to which extent the rule have been violated। हर एक रूल में लिखा होगा कि अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी इतनी सजा है, बट फिर भी एडजुडिकेशन करनी बहुत जरूरी है कि किस एक्सटेंट तक रूल तोड़ा है ताकि उस हद तक ही सजा दी जा सके। ठीक है, दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय जुडिशरी। जैसा कि मैंने पहले बताया जुडिशरी ये फंक्शन करती है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज सेट अप so that
द पीपल मे हैव फेथ इन जुडिशरी। तो मतलब इस हिसाब से किया जाएगा ताकि जो है उसका जो फेथ है वो जुडिशरी में इंसानों का, लोगों का बना रहे। ठीक है, तो पॉलिटिकल सिस्टम के ओवरऑल इनपुट फंक्शंस कौन से? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, और जो आउटपुट निकल के आते हैं वो आते हैं रूल मेकिंग एंड रूल एप्लीकेशन एंड रूल एडजुडिकेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स, चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल सिस्टम, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।